उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी की इस कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने पीजीटी का पेपर लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये पीजीटी का पेपर हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इसको देखेंगे। बहुत अच्छा पेपर है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक मॉडल टेस्ट के तौर पे या प्रैक्टिस सेट के तौर पे कार्य कर सकता है। तो आज इस पेपर को हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन जो कि इसके अंदर इस प्रकार है, भारत में आजादी से पूर्व द्वैत शासन या दोहरी शासन व्यवस्था सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई? तो जो द्वैत शासन या दोहरी शासन व्यवस्था थी भारत के अंदर पहली बार आया था, ये 1919 एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत भारत के अंदर द्वैत शासन या दोहरी शासन व्यवस्था को पहली बार भारत के अंदर लाया गया था। भारतीय संविधान का दर्शन निम्न में से लिया गया है। तो भारत का जो संविधान का दर्शन है, वो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, तो इससे ही भारत के जो संविधान का दर्शन है वो परिलक्षित होता है। भारतीय चुनाव पद्धति में निहित है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसको अच्छे से कैसे आप देख के जाएं कि जो भारत का जो चुनाव पद्धति है उसके अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी है, अनुपातिक भी है, लेकिन जो इसमें से हमें एक पूछा गया था तो इसके अंदर ये सही है। इसके अंदर प्रादेशिक, पराक्रात्मक और अनुपातिक, ये तीनों प्रकार की भारतीय संविधान की जो भारतीय चुनाव पद्धति है इसमें वर्णित है। तो इसका सही आंसर प्रादेशिक, पराक्रात्मक, अनुपातिक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। तो मैं इंग्लिश में आपको दिखाता हूँ इसका कि इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट, तो ये है टेरिटोरियल क्षेत्र के आधार पर, फंक्शनल एंड प्रोपोर्शनल, तो ये तीनों आधार पर भारत के अंदर चुनाव होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की सीमाओं बदलने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में जो राज्य की सीमा बदलने की शक्ति है वो संसद के पास है। संसद के पास है कि राज्य के नाम बदलना या सीमा बदलना या किसी राज्य का तोड़ के उसको नया राज्य बनाना, तो ये सारी शक्तियां भारत की जो संसद है उसके पास है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसके शुरुआती क्वेश्चन जितने भी हैं ये हमारे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो अभी इंडियन पॉलिटी के ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा जो माना है वो केशवानंद भारती केस में माना गया था। ये 1973 के अंदर आया था और इसी केस के द्वारा आधारभूत संरचना संविधान की ये भी आई थी अस्तित्व के अंदर। भारत में शिक्षा का अधिकार किस श्रेणी में है? तो भारत के अंदर शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंदर है और 21A के अंदर भी बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार, शिक्षा दी जाएगी। तो ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है भारत के अंदर शिक्षा का अधिकार। सातवां क्वेश्चन है, भारत में प्रदत्त न्यायिक पूर्वावलोकन निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो भारत के अंदर जो न्यायिक पूर्वावलोकन है तो वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कार्य करता है। और जो यूएसए के अंदर है, यूएसए यानी अमेरिका के अंदर जो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की उचित प्रक्रिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके तहत अमेरिका का संविधान कार्य करता है और भारत का प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ के तहत कार्य करता है। आठवां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राज्यपाल जो नियुक्ति नहीं करता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य के एडवोकेट जनरल की भी करता है, राज्य के संघ लोक सेवा आयोग की भी करता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, वो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। पंचायती राज किसमें सम्मिलित है? तो पंचायती राज, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अच्छी तरीके देख के रहें। पंचायती राज जो सम्मिलित है वो राज्य सूची के अंदर सम्मिलित है और जो पंचायती राज का जो चुनाव भी होता है, जो पंचायती राज के अंदर चुनाव होता है पंचायत का, वो भी राज्य का निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है, ये भी आप याद रखें। किस विषय पर राज्यसभा को विशेष शक्ति या एकाधिकार प्राप्त है? तो जो भारत के जो राज्यसभा यानी उच्च सदन है उसको किसके संदर्भ में शक्ति पर्याप्त है? तो ये पर्याप्त है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना। तो इसके तहत राज्य सूची के किसी भी कानून पर निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना, राज्य सूची पर अगर कानून बनाए तो ये राज्यसभा के पास विशेष अधिकार पर्याप्त है। और अखिल भारतीय सेवा का भी जो अखिल भारतीय सेवा जो होती है भारत के अंदर, उसके ऊपर भी राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार पर्याप्त है, जो कि आर्टिकल 312 के तहत है। तो ये भी एक चीज आप याद रखें।
सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो ये मूल ढांचे का जो प्रतिपादन किया गया है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत किया गया है और 1973 के अंदर ये केस हुआ था। इसी के तहत मूल ढांचे की अवधारणा आई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित? तो ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। 21 ए जो संबंधित है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इससे संबंधित है। तो ए इसका ऑप्शन सही था। किसी भी किसी भी बिल को धन विधेयक मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार किसे है? तो किसी भी बिल को धन विधेयक मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार जो पर्याप्त है वो लोकसभा के अध्यक्ष को पर्याप्त है और ये आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक होता है। ये भी आप याद रखें। किसे भारत का प्रथम न्यायाधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो भारत का जो प्रथम न्यायाधिकारी के रूप में जाना जाता है वो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको जाना जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं वर्तमान के अंदर हैं। तो इसका सही आंसर है 22 डी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था है? तो दल बदल का जो कानून की बात की गई है वो अनुसूची 10 के अंदर दल बदल जो विधायक करते हैं या सांसद करते हैं इनके संबंध में जो भी बात की गई है अनुसूची 10 के अंदर इसकी बात की गई है। संसद के प्रत्येक सदन में एक सत्र की अंतिम बैठक की तिथि से अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम 6 महीना हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि साल में 2 बैठक कम से कम करवाना जरूरी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन 368 के अंदर। इसके अंदर सामान्य संशोधन और विशेष संशोधन के द्वारा होता है। तो ये 368 के तहत इसका वर्णन किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव हेतु चुनाव मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो चुनाव मंडल के अंदर जो सम्मिलित होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। जो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंदर जो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधान मंडलों के चुने हुए सदस्य, ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं पूछा जाता है क्योंकि एक ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि इसके अंदर मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें कि तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य जो इलेक्ट होकर आते हैं और जो राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। संसद के दोनों सदनों के पूर्ण इकट्ठा होने के कितने समय तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना होता है? तो ये रखना होता है 6 सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना होता है। 6 हफ्ता इसका थर्ड ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है वो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान का अधिकार प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सी ऑप्शन सही है। भारत के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक भारत के अंदर एक बार भी नहीं हुई है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुके हैं और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत और राज्य में आपातकाल 356 के तहत लगता है, ये भी आप याद रखें। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी तो वर्तमान में ये जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 552 हो सकती है। अब डिलिमिटाइजेशन होने वाला है मेरे ख्याल से 2026 के अंदर, तो दोबारा इसके अंदर क्या होगा वो देखने लायक होगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और ये आर्टिकल 108 के तहत इसकी अध्यक्षता होती है संयुक्त अधिवेशन। और एक चीज और याद रखें, ये कभी भी संविधान संशोधन के ऊपर नहीं होती संयुक्त बैठक, ये कानून के ऊपर ही हो सकती है। ये किसी भी संविधान संशोधन के ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 108 याद रखें और लोकसभा के अध्यक्ष इसके तहत अध्यक्षता करते हैं इसकी। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन देरी कर सकती है? तो ये कर सकती है 14 दिन तक, उसके बाद इनको अपना इसके ऊपर सहमति या असहमति व्यक्त करनी होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो 14 दिन, ए ऑप्शन सही है। लोक लेखा समिति लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर
टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के अंदर, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से 15 और राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य, तो टोटल 22 सदस्य इसके अंदर होते हैं। 28वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर, ये राज्यसभा को इसके ऊपर विशेष अधिकार पर्याप्त है। तो 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकने में राज्यसभा को इसके अंदर कर सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर जी थे, तो इनका फर्स्ट ऑप्शन सही है। संसदीय एवं अध्यासात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही है, दोनों में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति, तो ये तो नहीं है, क्योंकि अध्यासात्मक व्यवस्था में क्या बोलते हैं, जो अध्यासात्मक व्यवस्था के अंदर यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। दोनों में मुख्य कार्यपालिका नाम मात्र के होते हैं, तो ये बात भी गलत है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, संसदीय व्यवस्था, उसके अंदर नाम मात्र के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, और जो वास्तविक अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो मुख्य वास्तविक माना जाता है, तो वो तो नहीं हो सकता। इसके अंदर ये भी दोनों में सत्ता में बने रहने हेतु कार्यपालिका द्वारा विधानमंडल का विश्वास पर्याप्त रहना अनिवार्य है, तो ये बात भी नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। दोनों प्रकार की सरकारें प्रतिनिधि स्वरूप वाली होती है, तो ये बात सही है। दोनों प्रकार की सरकारें जो होती हैं, संसदीय व अध्यात्मक व्यवस्था वाली, वो प्रतिनिधित्व करती है किसी न किसी लोगों का, तो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये प्रतिनिधित्व सरकार होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। किस प्रकार की सरकार में द्वय सदनीय व्यवस्था एक आवश्यक विशेषता होती है? तो संघात्मक व्यवस्था जो होती है, फेडरल सिस्टम जो होता है, उसके अंदर 2 संसदीय व्यवस्था होना अनिवार्य होता है। निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यात्मक व्यवस्था से संबंधित है? तो अध्यात्मक व्यवस्था से संबंधित है प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, इसके अंदर शक्तियों का पृथक्करण होता है, शक्तियों का पृथक्करण इसके अंदर होता है। और शक्ति का पृथक्करण का जो नियम दिया है वो भी आप याद रखें, मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, स्पिरिट ऑफ लॉ उनकी पुस्तक थी, उसके अंदर उन्होंने दिया है। दबाव समूह की उत्पत्ति सामान्य किस देश से संबंधित है? तो दबाव समूह की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो अमेरिका से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नीति निर्धारकों पर दबाव हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक दबाव समूह प्रयोग नहीं करते? तो दबाव समूह जो प्रयोग नहीं करते हैं वो लॉबिंग करते हैं, बंद करते हैं, धरना करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना उनका कार्य नहीं होता है, तो यही उनका ये सब ऑप्शन सही है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अलिखित इंग्लैंड का है, न्यूजीलैंड का है, इजराइल का है जो अलिखित संविधान है। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था आप जानते हैं चाइना के अंदर एक दलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलिबस्टीन किससे संबंधित है? तो फिलिबस्टीन एक अमेरिका के जो विधानमंडल है उसके अंदर की एक व्यवस्था है, जिसके अंदर जो वोटिंग होती है उसको रोकने के लिए काफ़ी देर तक जो वहाँ के संसद सदस्य होते हैं काफ़ी देर तक भाषण देते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। संसद में वोट में देरी हेतु लंबा भाषण फिलिबस्टीन कहलाता है। कुलीन तंत्र का लोहा कानून आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया है? बहुत फेमस है ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल के साथ जुड़े हुए हैं इसके साथ, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ। किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिका के संविधान में ये विशेषता है, तो उसका बी ऑप्शन सही है। संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन थ्योरी किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है रॉबर्ट वीनर के साथ ये जुड़ी हुई है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंतर क्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्यों का निर्धारण एवं निराकरण होता है। ये शब्द किस राजनीतिक शास्त्री के हैं? तो मुख्य तौर पर कहने की बात यह है कि राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसके अंदर ये ऐसी प्रणाली है या बाध्यकारी सत्ता है जो कि मूल्यों का निर्धारण करती है। बहुत फेमस कोटेशन है डेविड ईस्टन की, ने बताया था कि जो सत्ता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, वो ये कार्य करती है। सत्ता अथॉरिटी जो प्राधिकार का
मूल्यों का आवंटन करना ही सत्ता का कार्य होता है। तो बहुत फेमस कोटेशन डेविड ईस्टन की है। निम्न में से कौन सी डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद बौद्धिक आधारशिला नहीं है? तो जो ये नहीं है, ये शक्ति नहीं है, बाकी नियमितता है, सत्यापन और तकनीक है, और उत्तर व्यवहारवाद के साथ भी ये जुड़े हुए हैं, आप याद रखें डेविड ईस्टन को। तो 42वें का जो बी ऑप्शन सही है। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण था। तो राजनीतिक विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसका मुख्य लक्षण था संस्था यानी इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करना, इसका प्रमुख लक्षण था। प्रसिद्ध पुस्तक एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का आप याद रखें, ये लास्की की रचना है। लास्की ने ग्रामर ऑफ, हैरोल्ड जे लास्की ने ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी थी। 45th क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, ये किसने कहा? तो राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, बहुत फेमस कोटेशन है प्लेटो की। जॉन एस मिल का स्वतंत्रता का विचार किस प्रकार का था? तो इन्होंने जो ऑन लिबर्टी के अंदर इनकी जो पुस्तक है जेएस मिल की ऑन लिबर्टी, इसके अंदर इन्होंने स्वतंत्रता का विचार दिया, जिसके अंदर इन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग करके आइडिया दिया था। तो ये नकारात्मक मुख्य तौर पे माना जाता है। यह विचार की राज्य बाधाओं में बाधा करने के लिए है, तो ये किसने कहा? ये टीएच ग्रीन ने कहा है। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किससे संबंधित है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो विचार संबंधित है वो रूसो से संबंधित है। रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार दिया है। यह किसने कहा कि परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है? तो परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है, तो ये बात करी है रूसो ने। कौन आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? तो आदर्शवाद आप जानते हैं, कांट जुड़े हुए हैं, हीगल जुड़े हुए हैं, टीएच ग्रीन जुड़े हुए हैं, लेकिन जो लास्की है वो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। कौन अराजकतावाद यानी अनार्किस्ट से संबंधित नहीं है? तो अनार्किस्ट से संबंधित नहीं है तो प्रोदो है, थोरो है, बुकानीन है, गांधी जी हैं, लेकिन जो टीएच ग्रीन है ये आदर्शवाद से संबंधित है, तो इनका आदर्शवाद से ये संबंधित है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विधि का शासन का अवधारणा, तो रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किसने दी है? डाइसी। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं डाइसी। गार्नर आप याद रखें, गार्नर ने राज्य के बारे में अध्ययन किया है और इन्होंने राज्य को बताया था कि राज्य का अध्ययन करना ही, राज्य की इन्होंने परिभाषा बहुत अच्छी दी है, जिसके अंदर उन्होंने 4 प्रकार से राज्यों को बताया था कि इसके अंदर राज्य होंगे, राज्य के पास 4 ये प्रकार होंगे तभी राज्य कहलाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने बताया था भूमि, भूक्षेत्र, सरकार, जनसंख्या और प्रभुसत्ता, उसी को हम राज्य कहेंगे। लॉसवेल जुड़े हुए हैं, लॉसवेल पॉलिसी साइंस के ज्ञाता माने जाते हैं, पॉलिसी साइंस के पिता भी इनको कहा जाता है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो ये बहुत फेमस कोटेशन है लेनिन की। लेनिन ने ये पुस्तक भी लिखी थी, समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं लेनिन। बेंथम किन अधिकारों के समर्थक है? तो बेंथम जो संबंधित है वो कानूनी अधिकारों के समर्थक है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को नॉनसेंस एज ए स्लिट कहा था, अलंकारिक बकवास कहा था प्राकृतिक अधिकार को, तो ये भी आप याद रखें। इन्होंने लॉ के प्राकृतिक अधिकार की आलोचना भी करी है और इसे एक रेट्रिक नॉनसेंस के तौर पे कहा था, और ये कानूनी अधिकार के समर्थक हैं और यूटिलिटेरियन विचारधारा के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। किस समझौतावादी विचारक ने राज्य व समाज दोनों का गठन समझौते से किया? तो राज्य और समाज का जो गठन दोनों से किया, समझौतावादी दृष्टिकोण ने राज्य व समाज दोनों का गठन समझौते किया, तो ये किया है लॉक ने। लॉक के अनुसार राज्य का जो समझौता है राज्य व समाज दोनों से हो रखा है समझौता, तो ये बात करिए लॉक ने। प्रभुसत्ता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? प्रभुत्ता सत्ता की जो अवधारणा सबसे पहले दी थी वो जीन बौधा ने दी थी। जीन बौधा ने सबसे पहले प्रभुसत्ता की अवधारणा दी थी। उसके बाद जॉन ऑस्टिन को आप याद रखिए, उन्होंने कानूनी प्रभुसत्ता की बात करिए, कानूनी प्रभुसत्ता को जॉन ऑस्टिन ने दिया है, और इन्होंने एकलवादी स्वतंत्रता मोनेस्टिक सॉवरेनिटी की भी बात करी है जॉन ऑस्टिन ने। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप देख सकते हैं, तो जो इसका सर्वप्रथम बात करी थी वो बौधा ने बात करी है। स्वतंत्रता के लिए लिबर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये हुई है लैटिन भाषा से, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। नागरिक समाज की अवधारणा में प्राधान्य शब्द का जो हेजेमनी शब्द जो जुड़ा हुआ है ग्रामसी के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने ऑन प्रिजन नोटबुक के अंदर ग्रामसी ने प्राधान्य शब्द की बात करी है, और इन्होंने बताया था कि कैसे सिविल सोसाइटी, वहाँ का मास मीडिया, न्यूज कैसे प्राधान्य वर्चस्व को स्थापित करने का कार्य करता है, तो इसके साथ जुड़े हुए थे ग्रामसी। किसने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा? तो इसका देख लेते हैं एक बार। टायरनी ऑफ मेजोरिटी जो बात करी है डी टॉकविले ने टायरनी ऑफ मेजोरिटी की बात की है। किस दार्शनिक ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 50,040 कहा निश्चित की थी?
तो ये करी थी प्लेटो ने। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या को 5040 बताने का कार्य किया था। यह विचार कि इतिहास का अंत किससे संबंधित है, तो इतिहास का अंत ये फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया है, इतिहास का अंत की अवधारणा। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी आप ये भी याद रखें, एंड ऑफ आइडियोलॉजी ये बात करी है डैनियल बेन ने। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ इतिहास के अंत के साथ जुड़े फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ जुड़े डैनियल बेन, और फ्रांसिस फुकुयामा ने जुड़े हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन के साथ जुड़े हैं फ्रांसिस फुकुयामा। माफ कीजिए, फ्रांसिस फुकुयामा नहीं, सैमुअल पी हंटिंगटन। एंड ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन के साथ जुड़े हुए हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। जो इतिहास का अंत के साथ जुड़े हुए हैं डैनियल बेन, और एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं डैनियल बेल। तो इसका जो सही आंसर है 61वें का वो फ्रांसिस फुकुयामा है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने इनमें से किस विचार नहीं दिया, तो इन्होंने जो विचार नहीं दिया है वो हमें बताना है। तो सभ्यता का टकराव मैंने आपको बताया था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। पॉलिटिकल विकास के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल श्रेय के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो इतिहास का अंत हमने देखा था फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया इतिहास का अंत, तो इसके साथ ये नहीं जुड़े हुए, तो इसका सही ऑप्शन यही है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया, तो यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है हंस जे मार्गेनथाउ ने। हंस जे मार्गेनथाउ की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, तो इसमें इन्होंने यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है, और ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कौन सा ढांचा था, तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो यथार्थवाद के अनुसार कौन सा ढांचा था, तो ये अराजकतावादी ढांचा है, इनका मानना है यथार्थवादियों का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 1971 में भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने किस प्रकार की राजनीति का प्रयोग किया, डिप्लोमेसी का प्रयोग किया है, तो ये किया उन्होंने गन पोर्ट डिप्लोमेसी का प्रयोग किया है। एशिया व अफ्रीका को कौन सी नहर विभाजित करती है, तो एशिया और अफ्रीका को जो नहर विभाजित करने का काम करती है वो स्वेज नहर है, जो एशिया और अफ्रीका को विभाजित करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रक्षा का उदाहरण नहीं है, तो सामूहिक रक्षा का जो उदाहरण नहीं है वो संयुक्त राज्य निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रक्षा का उदाहरण नहीं था, तो इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना। नाटो है, सीटो है, वार्सा पैक्ट है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये नहीं है। बाकी सारे सुरक्षा परिषद के उदाहरण है, तो इसमें पूछा नहीं था, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है, तो ये आधारित है गैर पारस्परिकता पर आधारित है। यानी सिद्धांत ये कहता था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितने हमारे पड़ोसी देश हैं छोटे, उनको भारत से व्यापार करने में छूट दी जाए, और एक पारस्परिकता का उनके मन में भाव आए और अपनेपन का एक जुड़ाव आए, तो उनको व्यापार करते टाइम छूट देनी चाहिए। तो ये बात करी थी गुजराल जी ने, इसे गुजराल सिद्धांत भी कहा जाता है। किस वर्ष में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन हुआ, तो ये हुआ है 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर पर्यावरण सम्मेलन। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आसियान की स्थापना जो हुई थी 1967 के अंदर हुई है, और इसके कितने वर्तमान में सदस्य हैं ये भी आप देख लें, पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं और कौन कौन इसके संस्थापक सदस्य हैं, ये भी आप याद रखें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई है वो 1 जनवरी 1995 के अंदर हुई है, WTO की स्थापना। विच लाइन डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने का कार्य करती है, कौन सी रेखा करती है, वो करती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का काम करती है। तो उसको हिंदी में देख लेते हैं, कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के साथ जुड़ी हुई है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। पाक डल जमरूमत भारत और श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन था जो हमने देखा था, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का काम रेड क्लिफ रेखा करती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीटीबीटी कब पारित की गई, तो सीटीबीटी जो पारित किया गया था वो 1996 में किया था, और भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया, ये भी याद रखें आप। परमाणु संपन्न कौन से 5 देश माने जाते हैं, तो परमाणु संपन्न जो देश 5 माने जाते हैं वो अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस, ब्रिटेन, ये 5 देश परमाणु संपन्न देश माने जाते हैं। तो भारत भी इसके अंदर है, भारत के पास भी परमाणु संपन्न, लेकिन जो पहले माने जाते थे वो इन्हीं को माना जाता था परमाणु संपन्न देश। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। 24 अक्टूबर 1945 आप याद रखें। संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रजातंत्रीकरण से अभिप्राय है वो
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, इसके अंदर 5 सदस्यों को वीटो शक्ति पर्याप्त है, उसका प्रजातांत्रिकरण करना, यानी और देशों को भी इसके अंदर सुरक्षा परिषद के अंदर शामिल करना, स्थायी सदस्य जो 5 है उसके अंदर। तो ये संयुक्त राष्ट्र का प्रजातिकरण से समझा जाता है, प्रजातांत्रिकरण से समझा जाता है इसको। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रथम पीढ़ 1919 में निम्नलिखित के नाम से स्थापित हुई। तो ये किस नाम से स्थापित हुई थी? तो ये वुडरो विल्सन चेयर के नाम से स्थापित हुई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। किसने कहा कि सामूहिक सुरक्षा सबके लिए एक तथा एक के लिए सबके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बात करिए हंस जे मार्गवंथाउ ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। किसे नव यथार्थवाद का जनक माना जाता है? तो नव यथार्थवाद का जो जनक माना जाता है वो कैनेट वॉल्ट को, स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिजल्ट अप्रोच भी इन्होंने दिया है, तो इसको इनका जनक माना जाता है नव यथार्थवाद को। मानव अधिकार की तृतीय पीढ़ी को माना जाता है। तो मानव अधिकार की जो तृतीय पीढ़ी है उसको माना जाता है, तृतीय पीढ़ी के अंदर समूह एवं एकजुटता के अधिकार को माना जाता है। और ये सब क्वेश्चन जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं ये सारे के सारे, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।